तो हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वेव थ्योरी, है ना। वेव थ्योरी क्या क्या एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन किया, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर लिया। उसके अलावा और भी बहुत सारा है फिनोमिनन जिसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। लेकिन ये चार चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करता। वेव थ्योरी को कंसिडर करने के बाद ये जो फिनोमिनन हो रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन इन हीट कैपेसिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो 4 फिनोमिनन है इसको हम लोग वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं करते, ठीक है। इसीलिए ये ड्रॉबैक है। इसको सारे को एक्सप्लेन करने के लिए उनको पार्टिकल बिहेवियर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह और भी चीज़ रिक्वायर्ड हुआ। सिर्फ वेव थ्योरी और पार्टिकल बिहेवियर ही नहीं, इसके अलावा भी हमको और 2 चीज़ अप्लाई करेंगे, तब बनेगा क्वांटम मैकेनिक्स, तब जाकर के ये सारे एक्सप्लेन, ठीक है। तो अब जो है ये है चारों क्या चीज़, इसको पहले पढ़ेंगे, अब समझेंगे कि क्यों नहीं एक्सप्लेन हो। तो हम लोग सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन करें, ठीक है। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है? रेडिएशन मीन्स इमिशन, कुछ बाहर आ रहा है, हीट एनर्जी बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब हुआ इमिशन ऑफ एनर्जी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या हो गया? इमिशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ब्लैक बॉडी कहते किसको, ये बात बताओ। जो काला है, हैं? जो काला है वैसे ब्लैक बॉडी बोलेंगे, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं बात? हाँ, नहीं करते, समझ गया। ब्लैक बॉडी उसको बोलते हैं which absorbs all the or every kind of energy। जितना भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का एनर्जी है सबको एब्जॉर्ब करता है, उसको हम लोग ब्लैक बॉडी बोलते हैं, यानी रिलीज में वो सब करता है। और वाइट किसको बोलते हैं? जो किसी को ना एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज करता है, सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। वाइट का मतलब हुआ कि ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना ही वो रिलीज कर रहा है। और ब्लैक का मतलब हुआ कि सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सारे एनर्जी को रिलीज करेगा, इसीलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन नाम दिया गया। तो ब्लैक बॉडी है क्या चीज़? ये एक आइडियल बॉडी है ना, परफेक्ट तो होता नहीं है, तो आइडियल बॉडी है ना। ब्लैक बॉडी इज अ आइडियल बॉडी विच एब्जॉर्ब्स every kind of energy, means every kind of wavelength and frequency, and it releases every kind of wavelength as well as frequency, ठीक है। सारा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है, सारे वेवलेंथ रिलीज करता है, सारा फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है, सारे फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है ना। जितने तरह का भी एनर्जी है सबको एब्जॉर्ब करेगा और सारे एनर्जी को वो रिलीज भी करेगा, इसी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। जब वो रिलीज करता है, हॉट बॉडी हो गया तो रिलीज करेगा, ठीक है। कोई अब जैसे लोहा है उसको हम पहले गर्म करते हैं, जब वो गर्म हो जाता है तो उससे हीट एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं? तो हॉट बॉडी बना देंगे पहले गर्म करके, उसके बाद गर्म करना जब छोड़ देंगे तो वो अपना एनर्जी को रिलीज करना शुरू करेगा। जब हीट करेंगे तो सारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर जब हीट करना बंद कर देंगे वही एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया है उसको रिलीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसलिए जितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उतना वो रिलीज करेगा। और ब्लैक बॉडी ऐसा बॉडी है जो सारे तरह के एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए सारे तरह के एनर्जी को रिलीज भी करता है, ठीक है। सो परफेक्ट एमीटर एज वेल एज परफेक्ट एब्जॉर्बर, ठीक है ना। परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट एमीटर ऑफ एनर्जी। तो ब्लैक बॉडी समझ में आ गया सबको? दिस ब्लैक बॉडी इज परफेक्ट emitter as well as perfect absorber of energy. समझिए? हाँ, इसीलिए इसको हम लोग आइडियल बॉडी कहते हैं।
ऐसा ब्लैक बॉडी मिलता नहीं है, सिर्फ सपनों में आता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, सिर्फ दिमाग में ऐसा है। इस तरह का परफेक्ट ब्लैक बॉडी मिलता नहीं है। ठीक है, तो जहाँ भी अंधेरा है इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी सारा ट्रैप कर गया है ना। ब्लैक होल्स की बात करते हैं ना, ब्लैक होल्स में क्या है, जितना भी एनर्जी गया सब वहीं ट्रैप हो गया, बाहर निकला ही नहीं, इसीलिए वो ब्लैक होल दिखता है। ठीक है, तो उसी तरह ये ब्लैक बॉडी है, सन का जितना लाइट एनर्जी आया, जितना भी एनर्जी आया सबको एब्जॉर्ब कर गया, और जब सन हट गया तो फिर वो एनर्जी को रिलीज करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो समझ में आ गया ब्लैक बॉडी क्या है। अब ब्लैक बॉडी जब समझ में आ गया तो हम लोग को जब ब्लैक बॉडी पढ़ना चाहिए या कोई बॉडी, तो हम यहाँ पर लेते हैं आयरन का एग्जाम्पल। यानी कोई ब्लैक बॉडी है, जनरली आयरन को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने घर में, इसीलिए हम आयरन जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी है नहीं, सपोज टू। ठीक है, आयरन को जब हम हीट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला कलर क्या आता है? रेड आता है। जब वो पूरा हॉट हो जाता है तो रेड आता है। अभी और कंटिन्यूसली उसको हीट करते रहेंगे, ज़्यादा हीट देने से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूस हीट करने से सब होगा। कोई भी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है चाहे लो टेम्परेचर है, कंटिन्यूस जब हीटिंग होता है तब ये सब होता है। तो जब कंटिन्यूस हीटिंग करेंगे सबसे पहले आएगा रेड ना, और हीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हीट करते ही रहेंगे, रेड होने के बाद भी हो जाएगा येलो। ठीक है, येलो के बाद भी हम हीट करते रहेंगे तो हो जाएगा वो वाइट, वाइट के बाद भी हीट करते रह जाएंगे हो जाएगा पर्पल। कितना कलर चेंज होता है आयरन का, समझ गया ना। तो जब मतलब हम कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं ना, उसका जो ग्लो है वो तो बढ़ते जा रहा है। पहले रेड था, उससे ज़्यादा ग्लो येलो में आ गया, उससे भी ज़्यादा ग्लो वाइट में आया, वाइट से भी ज़्यादा आ जाता है पर्पल में। तो ग्लो बढ़ रहा है ना, तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है? रेड का है। तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है और सबसे कम यहाँ पर पर्पल है। तो इस फिनोमेनन में वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है ना, रेड टू येलो, येलो टू वाइट, वाइट टू पर्पल। जब हम कंटिन्यूस हीट करेंगे, ये तो आयरन का एग्जांपल लिए हैं, जनरली कोई भी बॉडी को हीट करते हैं पहले वो रेड हो जाता है, आगे हीट करते हैं तो वो येलो होता है, फिर वाइट में कन्वर्ट होता है, फिर पर्पल। ठीक है ना। अब है कोई बॉडी है जो जल्दी मेल्ट कर जाएगा तो उसके साथ ये सब नहीं होगा। जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वेरी हाई, उसी के साथ ये सब संभव है। अब जिस बॉडी का मेल्टिंग पॉइंट ही कम है तो उसके साथ ये सब संभव है नहीं है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हम कौन सा बॉडी लेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई है। तो इसी तरह का चेंजेस आए। तो जब हम रेड येलो, येलो से वाइट आ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ डिक्रीज कर रहा है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। कंटिन्यूस जब हीट करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ते रहता है। तो विद द राइज इन टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज एंड वेवलेंथ डिक्रीजेज। ये फिनोमिनन हो रहा है ना। अब इसी को हम लोग जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तब वेरिएशन फिर स्टडी करते हैं। अभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं किए, बढ़ाते जा रहे हैं और उसका ये सब फिनोमिना नज़र आता है। फिर पर्पल के बाद आगे कुछ नज़र नहीं आता है, उसके आगे वो मेल्ट कर जाएगा। ठीक है। अब इसी फिनोमिना को हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टडी करते हैं, तब उसका जो ग्राफ आता है उससे हमको क्या पता चलता है। ठीक है, इधर हम जो है वेवलेंथ ले लेते हैं। ठीक है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में जो है ग्राफ को खींचेंगे। इधर हम इंटेंसिटी, इंटेंसिटी समझते हो, चमकदार है, इतना ज़्यादा चमक रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो है ये एक्सपेरिमेंट करेंगे
पहले लो टेम्परेचर पर फिर हाई टेम्परेचर। तो हम लोग पहले लो टेम्परेचर पे करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो ग्राफ जो है ऐसे जाता है, ठीक है। ये टेम्परेचर T1 मान लिए, फिर एक टेम्परेचर लगेगा T2, ठीक है। आया समझ में? ये ले लिया T2। अब वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है और इधर इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी में बहुत चेंज कम होता है, हायर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी में ज़्यादा चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर देख लो फिनोमिनन, ठीक है। वेवलेंथ हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया T1, है ना। यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1। ग्राफ तो दोनों एक ही तरह का है ना। एक ग्राफ का हाइट ज़्यादा है, एक का कम है, ठीक है ना। ग्राफ का शेप जो है सेम है, दोनों में फिनोमिनन सेम हो रहा है। तो लोअर टेम्परेचर पर जो है वेवलेंथ में चेंज हो रहा है, और हायर टेम्परेचर पर भी वेवलेंथ में सेम चेंजेज हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा जल्दी काम होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहले जब वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, वेवलेंथ जब इंक्रीज कर रहा है तो पहले इंटेंसिटी में इंक्रीज किया, यहाँ तक इंक्रीज किया ना, यहाँ तक मैक्सिमम आ गया। उसके बाद क्या हो गया, फिर डिक्रीज करने लगा। इस फिनोमिनन को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता है। ऐसा कैसे होगा? वेव थ्योरी के हिसाब से स्मूथनेस को इंक्रीज करते रहना चाहिए, वेवलेंथ जो है एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए, वेवलेंथ में चेंजेस नहीं आना चाहिए, वेवलेंथ कांस्टेंट रहना चाहिए। वेवलेंथ यहाँ चेंज कर रहा है ना इंटेंसिटी के साथ, हाँ। और एक फिर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर पर, उसके बाद भी वेवलेंथ भी चेंज हो रहा है जब कंटिन्यूअस हीटिंग हो रहा है। तो क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से ये कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं हो रहा है। और वेव थ्योरी भी इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, वेव थ्योरी भी इस फिनोमिनन को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो दोनों फेल हो गए, और भी कुछ हमको ज़रूरत है। अगर हम हायर टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो भी फिनोमिनन सेम चल रहा है, वेवलेंथ जो है में चेंज सेम हो रहा है, भले इंटेंसिटी बढ़ा दिया। यानी इंटेंसिटी से कोई मतलब ही नहीं है, इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। लो इंटेंसिटी है तो भी वो सारा कलर आया, हाई इंटेंसिटी है तो भी वो सारा कलर आया। जो फिनोमिनन बात कर रहे हैं वहाँ पर वो सब आया, यानी इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। इंटेंसिटी का कोई लेना देना नहीं है एनर्जी से, एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी को जिस इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। ये जो इसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो फिनोमिनन हो रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है ना। क्योंकि इंटेंसिटी हम फिर और बढ़ा देंगे, तीसरा टेम्परेचर ले लेंगे, हायर टेम्परेचर, और इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, और ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। मेन मतलब है कि हमको जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जरूरी है वो चाहिए, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो चाहिए, यानी जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी चाहिए, जिस रेंज में एनर्जी की ज़रूरत है वो चाहिए। इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं। धूप अगर एकदम स्कॉर्चिंग है उससे कोई मतलब नहीं है, धूप में वो एनर्जी है कि नहीं ये ध्यान देना। धूप में वो एनर्जी है कि नहीं, सनलाइट में वो एनर्जी है कि नहीं जो हमको चाहिए। धूप कितना भी कड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। धूप कम भी रहेगा तो भी बैटरी चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और धूप ज़्यादा रहेगा, हो सकता है बैटरी चार्ज नहीं हो, समझ गया ना। क्योंकि जो एनर्जी चाहिए वो नहीं होगा उसमें। इंटेंसिटी भले चमक बहुत हो गया, ठीक है,
आया बात समझ में? तो इंटेंसिटी का वेरिएशन से कोई मतलब नहीं है इसको, और इस फिनोमिनन को ना तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है ना ही वेव थ्योरी, यानी इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको और भी कुछ का जरूरत लगाना पड़ेगा दिमाग। तो यहाँ फेल हुआ ना ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, हाँ ठीक है, समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसमें हमने देखा वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी, देखे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उसमें पढ़ा। उसमें बस यही पता चला कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में चेंज आएगा। इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, इंटेंसिटी कितना भी रखें मैक्सिमम लेवल पर जाएगा, फिर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, फिर से इंटेंसिटी घटने लगती है। वो ऐसा, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उससे चेंज आता है फ्रिक्वेंसी में और वेवलेंथ में। मेन जो है टेम्परेचर से मतलब है, ठीक है, उसके इंटेंसिटी से मतलब नहीं, ठीक है। टेम्परेचर जल्दी भी अचीव कर सकते हैं, लेट से भी अचीव कर सकते हैं, मेनली इम्पॉर्टेंट है टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो है दूसरा चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत सारा मेटल है, मेटल का ऐसे भी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, है ना। मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है। मेटल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है? लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम लोग नॉकआउट करके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये तो हमको मालूम है। जो मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है उसका कुछ रीजन रहा होगा, हाँ क्या रीजन? हाँ, आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी मेटल का कम होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी मेटल का कम होता है। कम से कम एनर्जी में उसके इलेक्ट्रॉन को हम उसके ऑर्बिट से रिलीज करा सकते हैं, उसके ऑर्बिट से हम फ्री कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करते रहता है ना, तो उसके ऑर्बिट से उसको जब तक फ्री नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, ठीक है। जब तक उसके ऑर्बिट से फ्री नहीं करेंगे तब तक ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो मेटल का तो एक इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो कम एनर्जी में ही वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। मतलब इसका आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये सब कम है, ठीक है। उस मेटल में भी कुछ ऐसा मेटल है जिसको कि बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, बहुत ही कम एनर्जी, इतना कम एनर्जी कि ये जो ट्यूब लाइट और बल्ब का भी लाइट उस पर पड़े तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए। वैसा 3, पोटेशियम, ल्यूबेरियम और सीसियम, वैसा ये 3, ठीक है ना। पोटेशियम, ल्यूबेरियम और सीसियम, ये 3 मेटल ऐसा है जिसके ऊपर इवन बल्ब का लाइट भी पड़ेगा ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, समझ गया। इतना लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, इतना कम इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये मेटल का प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट इसी 3 में से किसी एक चीज़ का बनता है, और भी चीज़ का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बहुत जगह सिलिकॉन का भी बना लेता है, उसमें ज़्यादा एनर्जी लगता है। ये 3 देगा तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा आसानी से। तो प्रेफरेबली जो है सीसियम है, सबसे कम एनर्जी लगता है सीसियम से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने में, बहुत ही कॉस्टली होता है, इसीलिए सोलर प्लेट महंगा होता है। ये सीसियम से अगर बना रहेगा तो महंगा होगा, बाकी चीज़ से बना रहेगा तो सस्ता होगा, ठीक है ना। तो सीसियम का सबसे बेस्ट होता है ना। ठंडा के मौसम में भी जब पूरा एकदम अंधेरा है उसमें भी वो इलेक्ट्रॉन रिलीज है, सही बात समझ में। क्योंकि इंटेंसिटी से मतलब नहीं है, एनर्जी से मतलब है, फ्रीक्वेंसी से मतलब है, वेवलेंथ से मतलब है, इंटेंसिटी से मतलब नहीं है। इसलिए ठंडा के मौसम में भी जब पूरा अंधेरा छाया रहेगा उसमें भी वो कर देता है बैटरी को चार्ज। तो इसी से हम ज़्यादा प्रीफरेबली सोलर प्लेट बनाते हैं। यही है सोलर प्लेट। हम लोग ये हार्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं,
इवैक्यूएटेड रहता है, तब खाली रहता है, वैक्यूम रहता है। वैक्यूम के अंदर एक डिटेक्टर रहता है और ये एक मेटल का प्लेट लगा हुआ रहता है, और इस तरह से बनाते हैं कि सनलाइट इसके ऊपर गिरते हैं, है ना। इसके ऊपर जो है लेंस वगैरह लगा देते हैं, इस ग्लास के ऊपर लेंस को लगा देते हैं, है ना, ताकि या इस ग्लास ट्यूब को ही ऐसा बनाते हैं कि लेंस के जैसा काम करने के लिए, ठीक है ना। सारे ये सनलाइट को यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे लेंस लगा करके। कैसा, कौन सा लेंस करेंगे जिससे कि सारा सनलाइट एक जगह जमा हो जाए, हाँ, कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर में जमा होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में जमा होता है एक जगह। तो हम ऐसा व्यवस्था करेंगे, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि सनलाइट जब पड़ेगा तो सारा एनर्जी जमा करके इसके ऊपर पड़ेगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, सारा एनर्जी आएगा, तो एनर्जी ज़्यादा मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का अंदर में कुछ नहीं है, खाली है। इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको मीडियम का ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ता, ये इतना ही नज़दीक है यहाँ से, और इसको कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए अपने तरफ, बीच में कुछ है भी नहीं जो रेसिस्टेंस होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आएगा, यहाँ से इधर खींचा जाएगा, ये डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, ये रिलीज करेगा, जैसे ही सरफेस पर आएगा ये खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और इस वायर के थ्रू बैटरी में चला जाएगा, बैटरी चालू हो जाएगा। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जब किसी भी मेटल सरफेस पर सनलाइट हो या कोई भी लाइट एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, अगर वो सफिशिएंट एनर्जी है उसके पास, तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इजेक्ट होगा, इजेक्ट होकर के सरफेस पर आएगा, और सरफेस पर आ जाएगा, और फिर सरफेस से भगाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है E = E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये हुआ टोटल एनर्जी जो सप्लाई हो रहा है यहाँ पर। अगर E और E0 बराबर है, E0 क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी का ज़रूरत है वो है E0, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये हो गया हमारा थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं, यानी सनलाइट है, मतलब सनलाइट कितना एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये जो टोटल एनर्जी है E0 के ही बराबर है, यानी जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतना ही निकला, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा सरफेस पर, चुपचाप चेयर लगा के बैठ जाएगा, कहीं नहीं जाए, आराम से बैठा रहेगा, हिले डुलेगा नहीं, आएगा समझ में। अब उसको हिलाने डुलाने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा ना, घूस देना पड़ेगा, तभी भागेगा यहाँ से। बैठा रहेगा, पलथी मार के बैठ गया, अब यहाँ से नहीं हटेगा, समझ गया। तो उसको हटाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। तो अगर ये टोटल एनर्जी इससे ज़्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वही यूज करेगा, उससे ज़्यादा वो यूज नहीं करेगा। उससे जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा उतना तेज़ी से इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, बात समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मेटल सरफेस से डिटेक्टर तक पहुंचाने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर ये 0 है तो निकल के यहाँ बैठ जाएगा, चेयर लगा के सब लाइन से बैठ जाएगा, यहाँ पर कोई भागेगा नहीं, ठीक है ना। सबको भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो टोटल एनर्जी सप्लाई करेंगे उसमें इस एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास पहुंचेगा। अगर सिर्फ इतना ही है तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकल के बैठेगा आराम से, इलेक्ट्रिसिटी हमको नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर एनर्जी E0 से कम है तो कुछ नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं आएगा,
है ना। हम लोग क्या है, रोटी कम है, अच्छा आधा रोटी में चल जाएगा, सवा रोटी में चल जाएगा। यहाँ वो नहीं है, कम रोटी है, नहीं खाना है, भाग यहाँ से, ले जाओ। नहीं खाएगा, ये एकदम नहीं खाएगा। उसको जितना चाहिए खाना उतना ही देना पड़ेगा। कम दिए तो नहीं खाएगा, और ज़्यादा भी दिए तो नहीं खाएगा। ज़्यादा दिए तो क्या करेगा, अपना काम कर देगा, बाकी एनर्जी दे देगा दूसरे को, जिसको जो करना है। ठीक है ना। ज़्यादा भी नहीं खाएगा, कम भी नहीं खाएगा, जितना खाना है उतने खाएगा। याद रखना है, मेटल का ये आदत है, इसलिए ये आदत को बोलना नहीं, समझ गया। तो ये इतना ही एनर्जी खर्च करेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इससे ज़्यादा एनर्जी मिल गया तो वो दे देगा इलेक्ट्रॉन के, भागो भागो दौड़ो, है ना। थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा दिए तो पैदल चला, थोड़ा और एनर्जी दिए तो झटक झटक के चला, थोड़ा और एनर्जी है तो और फास्ट, ठीक है ना। और उसके बाद और ज़्यादा एनर्जी दे दिए तो समझ गया मैराथन मारना शुरू कर दिया, समझ गया कि नहीं। हाँ, तो ये जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना स्पीड से बैटरी चार्ज होगा, ठीक है ना। उतना ज़्यादा हमारे बल्ब और पंखा में एनर्जी नज़र आएगा, ठीक है कि नहीं। आई बात समझ में। तो और भी डिस्कस डिटेल करेंगे, कल करेंगे और, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक समझ में आ गया ना, है ना।